तो बच्चों, स्वागत है आपका कश्यप एजू पॉइंट में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का जो सेट्स चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है ये। तो इसका आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट करेंगे। कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा एक्सरसाइज 1.1 में से, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा आप कमेंट में मेरे से पूछेंगे। तो सबसे पहले आप समझते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स क्या है। तो कई बार कहा जाता है सेट्स को कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या ये इसकी पूरी डेफिनेशन है? नहीं, क्योंकि कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 4 पेन एक साथ रख दूं तो वो भी कलेक्शन ही होगा। अगर मैं कहूं मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, मैं उन कपड़ों को एक साथ रख दूं तो वो भी कलेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास पूरी क्लास है, क्लास में 35 बच्चे हैं, और मैं उसमें से बोलूं मुझे एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर अच्छे बच्चे हों, तो आप बता सकते हैं कि वो अच्छे बच्चे कौन होंगे। हो सकते हैं किसी टीचर को कोई अच्छा बच्चा लगे, मेरी नजर में कोई और अच्छा बच्चा हो, तो वो जो कलेक्शन होगा ना, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। या फिर अगर मैं आपसे ही पूछता हूं कि देश के 5 महान नेताओं का कलेक्शन बताओ, तो क्या वो सेट होगा? क्योंकि आपके नजर में गांधी जी अच्छे होंगे, किसी की नजर में नहीं होंगे। आपको कोई नेता पसंद होगा, किसी को नहीं होगा। तो वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहते। सेट की पूरी डेफिनेशन है, यहां पे आप लिखिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब एक बात समझिए, अगर मैं कहूं वेल डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इस तरीके से है कि एक एग्जांपल उठाइए। आपको मैंने बोला सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वोवल्स, कि इंग्लिश में वोवल्स जो होते हैं उसका एक सेट तैयार करना है। तो आपको पता होगा एक सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ए ई ओ आई यू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट को लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको सेट कह सकता हूं। क्या आपके मन में कभी एक ऐसा कोई विचार आया कि मैंने यहाँ पे जेड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको भी पता है कि इन 5 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। किसी की ऐसी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि हाँ ए से लेकर जेड तक में इनको छोड़ के कोई से भी आ जाए। उन 26 में से सिर्फ 5 के पास है ये, तो यानी सबके पास इसका आंसर क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं वोवल्स कहूंगा तो सबको ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई और याद आने वाला नहीं है। तो सेट का मतलब यही है कि जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, सबके लिए सेम होगा। एनसीईआरटी में कुछ एक ऐसे हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको सेट के बारे में बताना है, मैं आपको करवाता हूं। वैसे मैं आपको सवाल करवाता हूं। अब एक चीज और देखते हैं सेट्स की। अब सेट के अगर हम सवाल करेंगे, हमें पता नहीं होगा कि सेट है क्या, तो करने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए हम इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 फॉर्म हमारे पास जनरली आते हैं सेट को इन तरीके से रिप्रेजेंट करने के। बारी बारी समझते हैं, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोस्टर फॉर्म में क्या आ रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में अगर किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको यूज करने हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स का आपको यूज करना ही होगा, और इसके अंदर हम लिखते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे कोई भी एक सेट 1 2 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा, ये अभी रुकने वाला नहीं है। ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एक मैंने आपको अभी एक जो एग्जांपल दिया था, ये भी मैंने रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल दिया था। तो रोस्टर फॉर्म में आपको करना क्या है कि बस
करली ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। एक बात और जो इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कि ए ई आई को अगर मैं AEOIU कहूँ, ये एक ही बात है, इसमें कोई अलग नहीं है, यानी कि इमटेरियल है, ये किसी भी तरीके से लगे उसमें इसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। एलिमेंट्स कॉमा में है, एक सेट के अंदर है, इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक एग्जांपल, रुक जाइए इसको मिटा ही देता हूँ, समझ तो आ ही रहा है आपको, नोट्स करते जाइएगा साथ साथ, कि स्कूल लिखा है, मैंने आपको बोला इस स्कूल वर्ड का सेट निकालना है, हमें स्कूल वर्ड का सेट बनाना है, तो आपको करना क्या है, करली ब्रैकेट पहले लगा देना है, SCHOL। अब सवाल आएगा सर यहाँ तो दो बार ओ है, फिर मैंने एक बार क्यों नहीं लगाया? मैंने यहाँ पे 2 बार है, मैंने एक बार लगाया, क्योंकि जो सेट हम लिखते हैं उसमें हमें एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करना होता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स को कभी हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में आप कर सकते हैं। एक पॉइंट और रोस्टर फॉर्म के बाद में आपको सेट बिल्डर बता देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। चलिए जी, तो रोस्टर फॉर्म हो गया, अब सेट बिल्डर की बारी। सेट बिल्डर में क्या होता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सेट के अंदर, लेकिन उसमें एक खास बात होती है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तब एक तरीके से आएंगे। और ऐसे मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम सवाल करेंगे सेट बिल्डर फॉर्मेशन के ऊपर। एग्जांपल्स ऐसे आपके पास बहुत मिल जाएंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं बस आप ये देखिए, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बच्चे ये अक्सर छोड़ देते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगे जाके रोस्टर फॉर्म आपका साथ छोड़ सकता है, सेट बिल्डर नहीं छोड़ेगा। जबकि ये कहते हैं मुश्किल है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैथ कहने को मुश्किल है, पर प्रैक्टिस के बाद आपको पता है कोई मुश्किल नहीं आती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, ये आपको सेट के रिप्रेजेंटेशन में लगाना ही है। इसमें लिखते हैं, जैसे मैं वोवल का एक सेट लिखूं, मैंने AEIOU जो लिखा था वो रोस्टर फॉर्म में था, लेकिन अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिखूंगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल। चाहे मैं ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बन पाएगा। एग्जाम्पल से इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक बार हम एनसीईआरटी देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही उठाया मैंने अभी। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है किसमें? एग्जाम्पल 1 जो दिया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 0 के बराबर रखिए एक बार, और x माइनस 1 0 के बराबर रखिए एक बार, x की वैल्यू आ रही है -2 और 1। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेट को जब भी हम लिखाते हैं एक कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं, और सेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ही है कि -2 और 1 को ऐसे लिख दीजिए। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। ऐसे और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप कर सकते हैं, वो नोट करना है नोट करिए। और क्या देखते हैं, एग्जाम्पल हम सॉल्व करते जाएंगे इसके सारे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी है जो आप खुद सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 आपका ये सब पांचों एग्जाम्पल हो जाएंगे जो अब तक मैंने बताया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, उसको सेट कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि कैसे पता करेंगे कि सेट है, यानी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको उसमें से सेट्स को ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एप्सिलॉन का यूज करना है। अब बोलेंगे एप्सिलॉन क्या, तो एप्सिलॉन क्या होता है समझते हैं।
एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं, ठीक। जैसे वही एग्जांपल मैं आपको उठाता हूँ समझाने के लिए, ये हमारे पास, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो अगर मैं कहूँ जेड की बात करते हैं हम, तो क्या जेड इस एलिमेंट में है? मतलब इस सेट के अंदर ये जो जेड एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट में से क्या जेड आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो इसलिए हम कहेंगे जो जेड है ना, वो इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैं कहूंगा जेड, ठीक, कि जेड जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ये सेट अगर ए है तो ए सेट से ये जेड जो है बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोलूं ए कर रहा है, जी कर रहा है, यानी जो उस सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और जो एक्सटर्नल है वो सब बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है एप्सिलॉन या फिर बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे पता करना पड़ेगा, एक सेट दिया हुआ है, आपको पता करना है कि बिलोंग्स टू में कौन बिलोंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, एप्सिलॉन का आपको यूज करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आप ये करिएगा और इससे जरूर डाउट आएंगे तो आप मुझसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, फिफ्थ भी वही है, सिक्स्थ भी वही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे द एम्प्टी सेट और एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए धन्यवाद, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।